आज के वीडियो में मैं कैपिटल एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स के नेक्स्ट पार्ट को आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोग इस 5 एग्जेम्पशन पर आज मैं आपको फिर से कैपिटल गेन एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स के रिमेनिंग पार्ट को मैं बताने जा रहा हूँ। पिछले दो वीडियो में आपने देखा था ये 5 एग्जेम्पशन, इस पांच एग्जेम्पशन पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन आपका ये है, डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 54F। तो आज हम इस सेक्शन के बारे में बताएंगे कि इस सेक्शन के अंदर किस तरीके से कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलता है। ये देखिए, डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल, यानी कि रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ करके किसी भी तरह का कोई दूसरा रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ करके कोई दूसरा एसेट ट्रांसफर करते हैं और उसके ट्रांसफर करने पर या सेल करने पर जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कैपिटल गेन कहलाएगा। तो उस कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन, वो कैपिटल गेन टैक्स से एग्जेम्प्टेड किस तरीके से होगा, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बता दूं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, इफ एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रांसफर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ करके कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो, तो वो एलिजिबल है एग्जेम्पशन टैक्स से पाने के लिए, जबकि वो ये कंडीशन फुलफिल करेगा। तो पहला कंडीशन क्या है, एसईसी मस्ट एक्वायर वन रेसिडेंशियल हाउस विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट which is taxable under section 22, यानी कि एसईसी जो है दूसरा रेसिडेंशियल हाउस वो एक्वायर करेगा जो कि टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 22। और सच न्यू हाउस शुड बी सिचुएटेड, वो नया मकान जो खरीदेगा वो इंडिया ही में खरीदेगा, इंडिया के बाहर अगर खरीदेगा तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, एसईसी डज नॉट ओन more than one residential house property income of which is taxable under section 22 other than new house on the date of transfer, यानी कि एसईसी के पास नए घर को छोड़ करके, या क्या, एसईसी डज नॉट ओन मोर देन, यानी एक से ज्यादा मकान उसके पास नहीं हो, नए मकान को छोड़ करके एक से ज्यादा मकान उसके पास नहीं हो। ठीक है, तब ये एसईसी, अगर 3 मकान होगा तो लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 मकान पहले से और तीसरा मकान जो है वो खरीद रहा है तो उस पर लगे, पर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक मकान पहले से हो और फिर दूसरा मकान उसने खरीद लिया हो तब ये एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, या पहले से एक भी मकान नहीं है उसके पास, उसने ये मकान खरीदा है, पहले वो रेंट में रहता था, तब मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इंक्लूडिंग न्यू मकान 2 से ज़्यादा मकान उसके पास नहीं होना चाहिए। ये थर्ड कंडीशन कहता है। एसईसी डज नॉट परचेज विद इन 2 years और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years of transfer of the original assets any other residential house income which is taxable under section 22। कहता है कि एसईसी ने 2 साल के अंदर कोई भी मकान नहीं खरीदा हो या 3 साल के अंदर कोई भी नया मकान विद इन 3 years ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल एसेट्स के ट्रांसफर होने के 3 साल के अंदर कोई नया मकान नहीं बनाया हो, इनकम व्हिच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। यहां देखें टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट्स के बारे में क्या कर रहा है। पहला कंडीशन, फॉर परचेज विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि 1 साल पहले
ट्रांसफर के 1 साल पहले या ट्रांसफर के 2 साल बाद उसने परचेज किया हो। कंस्ट्रक्शन के केस में क्या कर रहा है, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लिया हो गया हो। और ये चौथा क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट में स्टार्ट एट एनी टाइम बट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, यानी जो टाइम दिया हुआ उस टाइम के अंदर वो बना लिया हो। तीसरा ये नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट, स्कीम ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेबल, यानी यहाँ पर जो कैपिटल गेन स्कीम के अंदर जो पैसा जमा करता है वो एप्लीकेबल है। इसके पहले आपने जो देखा था 54EC और 54E, उसके अंदर ये कैपिटल डिपॉजिट गेन स्कीम नहीं था। फिर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में आप देखा था 54 में था, 54B में था, 54D में था, लेकिन 54EC 54 ई में नहीं था। ठीक है, फिर यहाँ 54F में ये है कैपिटल गेन स्कीम में अगर वो पैसा जमा करता है तो उस केस में भी उसको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज बताया गया था कि इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन द टाइम लिमिट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल रिसीप्ट ऑफ कंपनसेशन, यानी जिस दिन उसको कंपनसेशन मिलेगा उस दिन से वो डेट ऑफ एक्विजिशन काउंट होगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनेट होगा, सॉरी यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स इनटू कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, यानी एग्जामिनेशन जो मिलेगा वो कैपिटल गेन के बेसिस पर प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। ठीक है, नेट कंसिडरेशन कहते हैं कि सेल में से जो उसका ब्रोकर या कमीशन जो भी होगा सेल करने पर जो खर्च किया उसको माइनस कर देंगे, माइनस करने का जो आएगा वो सेल कंसिडरेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर ये बेनिफिट जो मिलेगा, ये बेनिफिट कब खत्म हो जाएगा, इफ द न्यूली एक्वायर्ड रेसिडेंस हाउस इज ट्रांसफर विद इन 3 years, यानी 3 साल के अंदर आफ्टर द डेट ऑफ हिज एक्विजिशन, यानी जिस दिन उसने खरीदा था, जिस दिन एक्वायर किया था उस रेसिडेंशियल हाउस को, उसको 3 साल के अंदर वो सेल कर देता है तो वो खत्म हो जाएगा। वो जो कैपिटल गेन का जो बेनिफिट मिला था एग्जम्पशन का, टैक्स का, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा कहता है इफ अनदर रेसिडेंशियल हाउस इज परचेज अपार्ट फ्रॉम न्यूली एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय द ECC विद इन 2 years और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ original assets, benefit availed earlier shall be revoked. The time limit shall be determined from the date of transfer of original assets, even in the case when assets is compulsory acquired by the government. तो क्या दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इफ अनदर रेसिडेंट, यानी दूसरा रेसिडेंशियल हाउस वो परचेज कर लेता है अपार्ट फ्रॉम न्यूली एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय द ECC विद इन 2 years, यानी 2 साल के अंदर, और कंस्ट्रक्ट कर लेता है 3 साल के अंदर, द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट्स, यानी जिस दिन वो ट्रांसफर करता है ओरिजिनल उसके बेनिफिट एवेल अर्लियर शैल बी रिवोक्ड, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो बेनिफिट मिला था वो खत्म हो जाएगा। द टाइम लिमिट शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट्स, यानी जिस दिन ट्रांसफर करेगा उस दिन से वो डेट माना जाएगा। इवन इन केस व्हेन एसेट्स कंपलसरी एक्वायर्ड हो जाएगा उस दिन से भी उसी दिन से माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर द अमाउंट हेल्ड इन कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1988 में जमा किया है वो अनयूटिलाइज्ड है तो वो बेनिफिट जो मिला था वो बेनिफिट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिवोक्ड इनकम के बारे में क्या कह रहा है, ये देखिए, रिवोकेशन ड्यू टू केस 1 and 2, यानी ये 1 and 2 above such revoked income exemption shall be taxable as long term capital gain in the year of, यानी जिस साल वो एग्जेम्पशन रिवोक होगा, खत्म हो जाएगा, उस केस में वो उस shall be taxable as a long term capital gain in the year of revocation of condition, यानी जिस दिन वो कंडीशन जो था उस कंडीशन को खत्म करेगा उसी इस ईयर में वो जो एग्जम्पशन मिला था वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। थर्ड के बारे में क्या कह रहा है यहाँ पर, थर्ड केस में रिवोकेशन ड्यू टू केस थर्ड एबव चार्जेबल अमाउंट शैल बी, चूंकि यहाँ पर देखिए ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, अनयूटिलाइज अमाउंट फॉर विच बेनिफिट अंडर सेक्शन 54 इज अवेल्ड इनटू ओरिजिनल कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, यानी कि ये अमाउंट जो है, ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है, ये जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा ये नंबर 3 के केस में, यानी कि अगर वो जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा जमा किया है वो अनयूटिलाइज है, उसका यूज नहीं हो पाया है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखें। मिस्टर रमन हैज़ ए ज्वेलरी एक्वायर्ड ऑन 17 जुलाई 2011 for ₹5 lakh on
On 18 August 2014, Raman incurred improvement expenditure on such jewelry by adding diamond to it worth rupees 3 lakh. On 18th July 2018, on 18th August 2018, he transferred such jewelry to his friend Rohan for rupees 40 lakh. यानी कि उसने उस ज्वेलरी को रोहन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. रमन ऑलरेडी हैज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. रमन के पास ऑलरेडी पहले से एक मकान है लखनऊ में. हाउएवर ऑन 13 मार्च 2019 ही परचेज अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. उसने दूसरा मकान खरीद लिया. कब? 30 लाख में, फॉर द पर्पस ऑफ लेटिंग आउट. यानी कि एक मकान पहले से था, दूसरा मकान उसने 30 लाख का खरीद लिया. क्यों खरीदा? किराए पे लगाएंगे. एज ऑन 5 अप्रैल 2019 हिज फ्रेंड ऑफर्ड हिम हाउस वर्थ रुपीज. और 5 अप्रैल 2019 को उसको दोस्त ने ऑफर किया 25 लाख का मकान खरीदने का. उसका वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी का था 14 लाख रुपीज़, 15 लाख ओनली. और वो 4 रुपीज़ जो 14 लाख का स्टैम्प ड्यूटी जो पर्पस था उसके लिए वो 14 लाख था. 4 रुपीज़ 15 लाख ओनली. रमन परचेज दी सेम. रमन ने इसको भी परचेज कर लिया गया. ठीक है, तो कहने का मतलब कि पहले ही बता चुके थे कि ये दूसरे मकान के बाद अगर वो तीसरा मकान अगर वो खरीदेगा तो पहले जो एग्जामिशन मिला था वो एग्जामिशन खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पर इस केस में जो वो तीसरा मकान खरीदा, तो इस केस में दूसरा मकान जो खरीदा था, दूसरे मकान खरीदने पर जो एग्जामिशन मिला था वो एग्जामिशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने फिर तीसरा मकान खरीद लिया. On 7 March 2020, Raman sold the new house acquired from his friend. रमन ने जो है वो सोल्ड कर दिया इस मकान को जिसने उसने खरीदा था अपने दोस्त से 19 लाख में. वैल्यू डिटरमाइंड फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. उसका स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू कितना था? 22 लाख. एंड मार्केट वैल्यू जो था वो कितना था? 26 लाख. क्या था? कंप्यूट कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ रमन फॉर सेवरल ईयर्स. यानी 2 ईयर्स का निकालना है इसका. सेवरल ईयर्स का, एक ईयर का तो हो जाएगा 2019-20 असेसमेंट ईयर का, और दूसरा हो जाएगा 2020-21 असेसमेंट ईयर का. तो यहाँ देखें, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर रमन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20. यहाँ देखें उसने परचेज सेल जो किया था वो कितने में किया था? 40 लाख में. और इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं, इसलिए नील हो गया. सेल कंसिडरेशन यहाँ देखें हम लोग इसको कि इसने जो परचेज किया था वो परचेज कब किया था? 5 लाख में किया था. और कब किया था? 17 जुलाई 2011 को. तो इसका मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर जो हुआ वो 2011-12 हुआ. तो 2011-12 का जो इंडेक्स है वो 184 है. ठीक है, तो अब इसका हम लोग यहाँ पर इंडेक्स निकाल लिए. तो ये इंडेक्स निकाल लिया 2018-19 का जो इंडेक्स है वो कितना है? 280. तो इस बेस पर इंडेक्स कॉस्ट निकाले. तो इंडेक्स कॉस्ट जो आया वो आया 7,60,870. अब नेक्स्ट देखें इसने फिर क्या किया है कि यहाँ पर 2014 को रमन ने फिर उस ज्वेलरी में डायमंड लगाया. कितने का? 3 लाख का. ठीक है, तो अब 3 लाख का कब लिया? 2014 में. तो इसका मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? 14-15. तो 14-15 का जो इंडेक्स है कितना? 240. तो यहाँ देखें, यहाँ 240. तो यहाँ देखें ये इंप्रूवमेंट का 3 लाख का इंडेक्स कॉस्ट कितना हो गया? 3,50,000. ये जोड़ करके टोटल 7,60,870 और 3,50,000 ये टोटल जोड़ करके कितना हो गया? 11,10,870. तो 40 लाख में से 11,10,870 माइनस हो गया. तो ये हो गया इसका क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको मैंने बताया था 54F के अंदर एग्जामिशन मिलेगा. एग्जामिशन जो है वो क्या मिलेगा? प्रोपोर्शनेट मिलेगा. तो अब ये देखिए इसने क्या किया, इस ज्वेलरी को जो है उसने, देखिए इस ज्वेलरी को इसने सेल कर दिया. और सेल करने का क्या किया? दूसरा मकान खरीदा. ठीक है, मकान कितने में खरीदा? ये 30 लाख में. यहाँ देखिए ये 30 लाख. तो 30 लाख पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, ये प्रोपोर्शनेट मिलेगा. किसके के रिस्पेक्ट में? नेट कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में. तो इसका यहाँ पर कोई एग्जाम्पशन नहीं था, इसका मतलब नेट कंसिडरेशन भी कितना हो जाएगा? 40 लाख. तो 40 लाख और ये कैपिटल गेन कितना था इसका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 28,80,930. तो ये प्रोपोर्शनेट यानी 28,89,130 इंटू 30 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख.
तो ये प्रोपोर्शनेट अंडर सेक्शन 54F जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये एग्जम्पशन पूरा 30 लाख नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट 54F के अंदर प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में वो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखें ये कितना हो गया 21,66,848। तो ये माइनस हो करके ये अब इसका जो तो ये जो है इसका यहाँ पर क्या हो गया, ये कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स जो हो गया ये 7,22,282 आ गया। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था इसके पहले कि अगर जो मकान खरीदा था उस मकान को अगर वो बेच देता है, जो स्पेसिफाइड पीरियड है, स्टिपुलेशन पीरियड है 3 साल, तो या तो वो जो एग्जम्पशन मिला था वो एग्जम्पशन क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखें ये 3 लाख में तो सॉरी 30 लाख में जो ख़रीदा था इसने, इसको फिर इसने क्या किया, यहाँ देखिए 30 लाख में ख़रीदने के बाद 30 लाख में ख़रीदने के बाद इसने फिर तीसरा मकान ख़रीद लिया। तो मैंने बताया था कि जैसे ही वो तीसरा मकान ख़रीदेगा तो पहला जो एग्जम्पशन मिला था वो एग्जम्पशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 30 लाख में तो यहाँ ख़रीदा था कब, 13 मार्च 2019 को, और फिर कब खरीद रहा है 7 मार्च 2020 को। तो 7 मार्च 2020 को जैसे ही खरीद रहा है तो पहले वाला जो था एग्जम्पशन वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फिर बताया गया कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर रमन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 since the SEC acquired another house property. Therefore, the earlier exemption available under Section 54F shall be revoked and shall be liable to long-term capital and taxable long-term capital gain for the assessment year 2020-21 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,66,848। अब यहाँ पर देखें, अब उसको सेल कर दिया गया तो फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन कितना हो गया, 20 लाख हो गया, उसको सेल कर दिया है। वो ये जो खरीदा था ये 90 लाख में जो खरीदा था इसको फिर सेल कर दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ, ये रमन सोल्ड, क्या कर दिया, इसको सोल्ड कर दिया। ठीक है, ये इसको सोल्ड कर दिया है। तो ये सोल्ड कितने में किया, देखिए स्टैंडर्ड इसका कितना था 22 लाख, तो ये 22 लाख इसका यहाँ आ गया। अब 22 एग्जाम्पशन कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदा था कितने में, 15 लाख में से। ठीक है, ये देखिए 15 लाख इसका कॉस्ट था, ये 15 लाख इसका कॉस्ट था। तो ये 15 लाख क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद जो आएगा ये 7 लाख, ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स, यही आ जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब आपका 3 एग्जम्पशन तो इस तरीके से आपका ये टोटल 6 एग्जम्पशन हो गया। अब आपका 3 एग्जम्पशन रह गया है। अब ये इस 3 एग्जम्पशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये 3 एग्जम्पशन जो रिमेनिंग रह गया, ये रह गया डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया, सेक्शन 54G, डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग of industrial undertaking from urban areas to a special economic zone, section 54GA, deduction from capital gain on transfer of residential property for investment in eligible company, section 54GB। तो ये 3 आपका एग्जामिशन रह गया। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।